नमस्कार दोस्तों, 8 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला आपका सामने है, डू वी हैव अ ग्रिप ऑन डिसइंफॉर्मेशन इन 2021। डिसइंफॉर्मेशन किस प्रकार से फैलाई जाती है, चाहे वो मीडिया चैनल्स के थ्रू फैलाई जाए, यानी जो टीवी पे आपके सामने न्यूज़ आती है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के कंटेंट की तरह फैलाई जाए, यानी कि वो फेसबुक पे फैलाई जा रही है, यूट्यूब पे फैलाई जा रही है, ट्विटर पे फैलाई जा रही है, या फिर डायरेक्ट पॉलिटिशियंस बोल के फैला रहे हो। इसके बारे में यहाँ पे बहस हो रही है और ये बहस दो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट है प्रतीक सिन्हा साहब, दूसरे एक्सपर्ट हैं रासमस क्लीन नीलसन। इन एक्सपर्ट्स का क्या बोलना है डिसइंफॉर्मेशन के बारे में, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स है तो देखेंगे। डिसइंफॉर्मेशन किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है, क्या डिसइंफॉर्मेशन की कोई फैक्ट चेकिंग होती है। फैक्ट चेकिंग में इन्होंने बताया कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। फैक्ट चेकिंग मतलब जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, वो जो इन्फॉर्मेशन वो कितनी सही है कितनी सही नहीं है, इस चीज को चेक करना और कुछ हद तक उसको रोकना। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। मैं कहूंगा आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। नेक्स्ट यहाँ पे बात बताई जा रही है गेटिंग रेडी फॉर वैक्सीनेशन। अब ये तो हम सबको पता है कि 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन इस इमरजेंसी यूज अप्रूवल को मिलने के बाद ये वैक्सीन लोगों को एडमिनिस्टर करी जाएंगी। एडमिनिस्टर कौन करेगा? डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ स्टाफ, यही तो एडमिनिस्टर करेंगे। तो क्या एडमिनिस्टर करने के लिए डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ स्टाफ, इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है? ये प्रोजेक्ट इको क्या है? किस तरीके से वैक्सीनेशन के प्रोसेस को पूरे इंडिया में अच्छा किया जा सकता है, और जो नॉलेज निकल के आ रही कोविड-19 को, उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। इसको देखेंगे। यहां पे रैलिंग एट द सीट ऑफ पावर, सुहासिनी हल्दर जी ने इस आर्टिकल को लिखा और कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है, बस इन्होंने ये बताया है कि जो प्रोटेस्ट करने की जो आज़ादी है हमारी डेमोक्रेसी में, वो किस प्रकार से डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करती है। देखिए, प्रोटेस्ट दो प्रकार से होते हैं। आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, और उस प्रोटेस्ट में अगर आप सरकार से डिमांड कर रहे हो कि आप रिजाइन करिए, कोई दूसरी सरकार आएगी, चूंकि हमारी बात आप नहीं सुन रहे हो, तो वो एक जेन्युइन प्रोटेस्ट है। अगर आप लिबिया या फिर बाकी कंट्रीज में चले जाइए, जैसे कि रिसेंट कैपिटल हिल का जो प्रोटेस्ट हुआ है यूएस में, अगर उस तरीके की चीजों को अगर आप देखोगे, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार को गिराने की बात की जाती है जबरदस्ती से। कहीं कहीं पे कूप हो जाते हैं, मिलिट्री कूप। वो प्रोटेस्ट गलत है। इंडिया में प्रोटेस्ट किस प्रकार से इवॉल्व कर रहे हैं और उनको कंपेयर करना बाकी दुनिया के प्रोटेस्ट से, ये ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। तो इसको देखेंगे। दूसरे पेज पे यहां पे एक आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो ये है, फ्लू इन फुल फाइट। 3 महीने पहले भी एक छोटा सा आउटब्रेक आया था एवियन इन्फ्लुएंजा का इंडिया में। उस समय पे इंडिया ने बोला कि इस आउटब्रेक को हमने कंट्रोल कर लिया है। अभी रिसेंटली 4 स्टेट्स में और ये आउटब्रेक देखने को मिला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरला। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस हद तक ये आउटब्रेक डेंजरस है। और आज के 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है भाई। एक तो रिलेटेड है कैपिटल हिल सीट से, जहां पे सेनेट हाउस होती है यूनाइटेड स्टेट्स की, वहां पे ट्रंप के सपोर्टर्स घुस गए और उन्होंने तरखाट मचाया, दंगेबाजी करी इसके ऊपर। दूसरा, सेनेट में ऐसा क्या हुआ कि जॉर्जिया में जो इलेक्शंस थे वो रिपब्लिकन्स हार गए और डेमोक्रेट्स जीत गए। कल के करंट अफेयर्स से मैंने बताया था कि कौन से रिपब्लिकन्स हारे थे और कौन से डेमोक्रेट जीते हैं। ओवरऑल जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे, नवंबर में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन हुए थे। आपको पता है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अलग इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के अलग इलेक्शन होते हैं, सेनेट का अलग हिसाब है। यूएस में 3 इलेक्शंस होते हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जैसे तैसे करके डेमोक्रेट्स मेजोरिटी में आ गए थे। जो बाइडेन डेमोक्रेट है, प्रेसिडेंट बन गए। सेनेट में रिपब्लिकन की बादशाहत थी। अब सेनेट में डेमोक्रेट्स का अपर हैंड हो गया। तो ऐसा क्या हुआ इस जॉर्जिया नाम के स्टेट में और सेनेट में कि रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी चली गई और डेमोक्रेट की मेजोरिटी आ गई। ये देखिए एक आसान टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अमेरिका की थोड़ी बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। नियर बाई पॉलिटिकल हिस्ट्री, पिछले 10-20 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, बट पता होना चाहिए। तो ये जो 3 आर्टिकल है, पहला रीडिंग हैना एरेंड, अ हेगोमनी अपेंडेड बाय फ्रैंकेनस्टीन और फ्रूट्स ऑफ इंसाइनमेंट, इनके ऊपर मैं 2 अलग पीपीटीज बना के आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैपिटल हिल सीज और जॉर्जिया में हारना, जिसके ऊपर बहुत सी वीडियोस बन रखी हैं ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस कंक्रीट इन्फॉर्मेशन को जुटाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा पीपीटी बनाने में समय लग रहा है। तो ये मैं अलग से डिस्कस करूंगा। आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, डू वी हैव अ ग्रिप ऑन डिसइंफॉर्मेशन इन 2021।
Disinformation is increasing and becoming harder to combat, but fact checking too is evolving. क्या कहने का मतलब है कि डिसइंफॉर्मेशन तो बढ़ रही है, लोग जो अफवाहें फैलाते हैं नो डाउट वो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट चेकिंग भी इवॉल्व कर रही है। मतलब ये चेक करना कि एक इंफॉर्मेशन सही है या एक इंफॉर्मेशन गलत है, ये चीज भी इवॉल्व कर रही है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर ही बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो आपको मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिसइंफॉर्मेशन होता क्या है, क्या बोलते हैं इस फेक न्यूज को? ये एक मैलेस है, ये गलत चीज है। ठीक है, कहीं ना कहीं दिस हैज बीन वर्सेंड बाय द इन्फोडेमिक ऑफ सोशल मीडिया एज। आज की डेट में सोशल मीडिया एज है, हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है। तो इन्फोडेमिक आ गया है। जैसे पैंडेमिक होती है ना, बीमारी फैल गई, तो ये जो डेमिक है, ये इंफॉर्मेशन की फील्ड में गलत तरीके की बीमारी फैली है, ये है आपका डिसइंफॉर्मेशन। और पिछले कुछ सालों में न केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में इस इन्फोडेमिक को, इस फेक न्यूज, इस डिसइंफॉर्मेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके कम्युनिटीज को पोलराइज किया गया है, आपस में लड़ाया गया है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को खराब किया गया है। और यहां पे बस दो एक्सपर्ट्स बैठ के यही बातचीत कर रहे हैं कि ये जो इन्फोडेमिक है, ये फेक न्यूज है, ये किस हद तक इस समय पे दुनिया में और इंडिया में डेंजरस हो रखा है। दो एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं? प्रतीक सिन्हा साहब हैं और दूसरे हैं आपके रासमस क्लीन नीलसन। पहले देखते हैं कि प्रतीक सिन्हा साहब क्या बोल रहे हैं। प्रतीक सिन्हा साहब का यह बोलना है कि भाई देखिए, जो क्वालिटी है आपकी डिसइंफॉर्मेशन की वो नहीं बढ़ रही है। पहले जैसे डिसइंफॉर्मेशन फैलती थी आज भी वैसे ही फैल रही है, लेकिन आज की डेट में जो डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है ना, वो ज्यादा फैल रही है डिसइंफॉर्मेशन। अब ये लोग आल्ट न्यूज के बारे में भी कुछ बातें बोल रहे हैं। आल्ट न्यूज भी एक न्यूज का पोर्टल है, हो सकता है ये उससे जुड़े हुए हो। मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल की बात नहीं करूंगा, मैं बस उन पॉइंट्स की बात करूंगा जिनको ये दो ऑथर्स पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रतीक सिन्हा साहब बोल रहे हैं कि पहले जिस प्रकार से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती थी, आज भी डिसइंफॉर्मेशन उसी प्रकार से फैलाई जा रही है। तो डिसइंफॉर्मेशन को फैलाने के तरीके में कोई फर्क नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई पहले भी डिसइंफॉर्मेशन फोटोज, इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस जो कि पुरानी है उनको देख के फैलाया जाता था, आज भी वैसे फैलाया जा रहा है, लेकिन आज क्वांटिटी बदल चुकी है। ओके, पुरानी ओल्ड वीडियोस, इमेजेस को पहले थोड़ा कम दिखा के फैलाया जाता था। अब ये ओल्ड वीडियोस, इमेजेस जिनमें वायलेंस ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड है, इनको बहुत ज्यादा लोगों के सामने लाया जा रहा है। तो फेसबुक पे, मैं किसी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहले अगर इस तरीके की स्टोरीज आपके सामने थोड़ी आती थी, अब बहुत ज्यादा आती हैं। समझ गए आप बात को? ये चीजें हैं। और कहीं ना कहीं जब से एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट हुए हैं, उसके बाद तो डिसइंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा देखने को मिली है। दिल्ली राइट से रिलेटेड डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देखने को मिली। कोविड-19 के पैंडेमिक पे डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देखने को मिली है। तो डिसइंफॉर्मेशन को फैलाने का तरीका वही है, बस उस तरीके को एम्पलीफाई कर दिया गया है, उस तरीके की क्वांटिटी को बहुत बना दिया गया है। जो फेक न्यूज की जो नंबर ऑफ पोस्ट दिखते हैं आपको फेसबुक में, जो नंबर ऑफ वीडियोस दिखती हैं यूट्यूब में, जो ट्विटर में नंबर ऑफ आपको टैग्स दिखते हैं, वो बहुत ज्यादा है डिसइंफॉर्मेशन के। और कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के लिए, मीडिया चैनल्स के लिए इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया है, और कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करना भी नहीं चाहते। उनका पैसा जुड़ा हुआ है उससे, कैसे जुड़ा हुआ वो बताता हूं आपको। तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर से एक दिन में मल्टीपल फॉल्स क्लेम को फोटोज, इमेजेस और टेक्स्ट के फॉर्म में बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया जाता है। इतना प्रोपोगेट किया जाता है कि उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। और आगे आने वाले समय में प्रतीक जी का यह बोलना है कि ऐसा लगता नहीं कि यह चीज बहुत बदलने वाली है। क्योंकि देखिए, ये जो प्रोपोगेंडा है, ये प्रोपोगेंडा बहुत प्रकार से इस्तेमाल होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ अच्छा किया, उस अच्छे को दिखाने के लिए प्रोपोगेंडा इस्तेमाल होता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन फैलाती हैं। और खास बात यह है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन आ रही है, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा फैला रही हैं। तो मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बी पे अटैक करती है। बी वाली पॉलिटिकल पार्टी जिस राज्य में भी उसकी सरकार है, या मान लीजिए सेंटर में उसकी सरकार है, वो कोई नियम कानून बना सकते हैं अपने यहाँ पे जिससे डिसइंफॉर्मेशन से वो लड़ सके, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अपने एंड पे डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो आज की डेट में सब डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं।
फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, सबके पास ताकत है। अगर स्टेट में कोई सरकार है, राज्य में सरकार है, तो अपने डोमेन में नियम कानून बनाने के लिए फ्री है। सेंटर में जो सरकार है उसके पास अपने डोमेन में नियम कानून बनाने के लिए फ्री है। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, तो जिसके अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन जा रही है उसका ये फर्ज बनता है कि वो उस डिसइंफॉर्मेशन के अगेंस्ट कुछ नियम कानून लेके आए, बट वो लेके आते नहीं है क्योंकि वो खुद डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये बातें यहां पे बोली जा रही है, और इससे उल्टा सीधा रिड्यूमेंट्री प्रोपोगेंडा एलिमेंट लोगों के पास जाता है, लोगों के गलत पॉलिटिकल ओपिनियन बनते हैं। वैसे भी हमारे देश में पोलराइज करना लोगों को बहुत आसान है, कल्चर के आधार पे, धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे। तो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, सब लोग उसी प्रॉब्लम का इस्तेमाल करके अपना प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं प्रतीक गांधी। फिर आता है रासमस क्लीन नीलसन का स्टेटमेंट। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि प्रतीक साहब ने जो बोला है वो केवल इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें हमको यूएस में भी देखने को मिल रही हैं, ब्राजील में भी देखने को मिल रही है, और बहुत से दूसरे देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना भाई? डिसइंफॉर्मेशन के जो क्रिएशन है, डिसेमिनेशन है, जो टैक्टिक्स है, फॉर्म्स है, कम्युनिटीज हैं, वो समय पे इवॉल्व होती हैं। कहीं ना कहीं दुनिया भर में ये टैक्टिक्स सेम है। पुरानी वीडियोस, पुराने फोटोज, पुराने टेक्स्ट को सामने लेके आओ, लेकिन इनका प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। तो बेसिक बात यह है कि जो डिसइंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, इसका प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। पहला पी क्या है प्रयोग करने का? यू हैव डिसइंफॉर्मेशन दैट इज स्प्रेड एंड क्रिएटेड इन द परस्यूट ऑफ पावर। तो पावर के परस्यूट में, मतलब आप पावर पाना चाहते हो इसलिए आप डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हो। कैसे? तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हो, वो अपने पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा के लिए फेक न्यूज फैला रही हो। दूसरा, जब आप ये फेक न्यूज प्रॉफिट के लिए फैला रहे हो, तो इसको बोलते हैं लो ग्रेड क्लिकबेट। तो कोई बीमारी है, मान लीजिए HIV एड्स की बीमारी है, कभी कभी उल्टी सीधे ऐसे न्यूज देखने को मिलती हैं कि इस चूर्ण को खाने से आपका HIV एड्स ठीक हो जाएगा, और वो चूर्ण बिक रहा है मार्केट में। अनसाइंटिफिक है, वो बिल्कुल गलत है, नहीं साफ सही होने वाला है, लेकिन जो लोग सफर कर रहे हैं उनको लगता है कि भाई हो सकता है सही हो, खा के देख लेते हैं। उनको पता है साइंटिफिकली ये सही नहीं है, बट चलो ठीक है। तो इसको बोलते हैं उल्लू बनाना। तो प्रॉफिट के लिए गलत इंफॉर्मेशन को फैलाना। मैंने बस एक एग्जांपल दिया आपको, ये HIV की दवाई वाला। आप सबको पता है, हम सबको पता है HIV की कोई दवाई नहीं है, बट लोग प्रॉफिट कमाने के लिए क्लिकबेट करते हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिए, यूट्यूब पे आपको थंबनेल दिखा जाएगा, आप इससे 5 करोड़ कमा लेंगे, 20 करोड़ कमा लेंगे। 15 मिनट में 20 करोड़ कमाने का तरीका देखिए। 15 मिनट में 20 करोड़ कमाना तो शायद बिल गेट्स ही की बस की होगी, नॉर्मल इंसान की बस की तो होती नहीं। बट इस तरीके के क्लिकबेट्स हमको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो प्रॉफिट के लिए फेक न्यूज फैलाई जाती है। ठीक है भाई? फिर एक डिसइंफॉर्मेशन होती है जो कि होती है प्रोफाउंड पब्लिक डिसएग्रीमेंट। ये प्रोफाउंड पब्लिक डिसएग्रीमेंट क्या है? ये बॉटम अप डिसइंफॉर्मेशन है। जो लेवल नीचे के लोग पे, नीचे के लेवल मतलब आम आदमी, पॉलिटिशियंस को थोड़ा ऊपर मान लीजिए, हालांकि सारे सिटीजन बराबर हैं, बट बॉटम अप डिसइंफॉर्मेशन में क्या होता है कि भाई जो कम्युनिटीज हैं, जो लोग हैं, वो कोई इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ऐसा हो गया, और एक मेजर पढ़ा लिखा तबका है या पॉलिटिकल तबका है जिसको ऐसा लग रहा है कि वो इंफॉर्मेशन गलत है, ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे प्रोफाउंड पब्लिक डिसएग्रीमेंट। ठीक है ना? वी सी दिस अराउंड वैक्सीन्स, क्लाइमेट चेंज, कम्युनिटी रिलेशंस इन कंट्रीज सच एज इंडिया। फॉर एग्जांपल, इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज में जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई इन्वायरमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, और हमारी सरकारें इसके लिए कुछ नहीं कर रही हैं। तो ये एक जेन्युइन एजेंडा है जो कि नीचे के लोग बोल रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं वैक्सीन हेजिटेंसी है। कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है इंडिया में, एस्ट्राजेनेका वो कोवैक्सीन भारत बायोटेक वाली को। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये वैक्सीन के पूरे ट्रायल नहीं हुए, आपने इसको अप्रूवल दे दिया। गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं भाई, हमने सही से अप्रूवल दिया है। तो नीचे लोग कुछ और बोल रहे हैं, ऊपर पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट्स कुछ और बोल रहे हैं। तो कॉर्पोरेट्स के हिसाब से नीचे जो लोग बोल रहे हैं वो डिसइंफॉर्मेशन होगी। ये तीसरे प्रकार की डिसइंफॉर्मेशन है। और फाइनल पी वो डिसइंफॉर्मेशन है जो कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे फैल रही है। ओके, तो डिजिटल मीडिया के बढ़ने के साथ साथ ये जो चौथी प्रकार की फेक न्यूज है ये भी बहुत तेजी से फैल रही है। तो 4 पीज है यहाँ पे, जो एक पावर के लिए फैल रहा है, ये प्रॉफिट के लिए, एक प्रोफाउंड पब्लिक डिसएग्रीमेंट के लिए, और एक प्लेटफॉर्म्स के लिए, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। और यही 4 प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज जो आप बोलना चाहो 2021 में भी बहुत तेजी से फैलने वाली है। तो ये रासमस जी का स्टेटमेंट था, और काफी पोटेंट स्टेटमेंट था। इन्होंने पूरा खंगाल के बता दिया कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। ओके भाई, उसके बाद
कुछ और चीजें बदल गई, जैसे कि many disinformation actors have embraced formats that are hard to fact check and harder to moderate whether by humans or automated forms। क्या बोला जा रहा है कि डिसइंफॉर्मेशन को जिस प्रकार से फैलाया जा रहा है वो डिसइंफॉर्मेशन सही है या गलत है, इसको चेक कर पाना बहुत मुश्किल है। और ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक जैसे और यूट्यूब जैसे, वो बहुत ज्यादा वीडियोस को फैक्ट चेक करते नहीं। अनटिल अनलेस वो वीडियो सीधे ही सीधे वायलेंट ना हो या वल्गर ना हो, तब तक कोई भी फैक्ट चेकिंग होती नहीं है, और उसके चलते बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक फैल जाती है, सही है या गलत है पता नहीं। और मान लीजिए फेसबुक जैसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म किसी मिस इन्फॉर्मेशन को चेक करने की कोशिश भी करता है, तो कहीं ना कहीं वो मिस इन्फॉर्मेशन वहां से निकल के किसी छोटे प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। तो बड़े बड़े जो गेमिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, चेस की बड़ी वेबसाइट्स हैं, वहां पे लोग गेम और चेस खेल रहे होते हैं और साइड में कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही होती है। व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इन सब वी चैट में, इन सब प्लेटफॉर्म्स में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही होती है। तो भाई डिसइंफॉर्मेशन को फैलाने के इतने वेराइड सोर्सेज हैं, अगर आप बड़े सोर्सेज को छोड़ के छोटे सोर्सेज में डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हो तो उसको फैक्ट चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्स कैपेबिलिटी है ही नहीं कि हम इसको फैक्ट चेक कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि फैक्ट चेकिंग कम्युनिटी कुछ कर ही नहीं रही है। फैक्ट चेकिंग कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो रही है, और कहीं ना कहीं फैक्ट चेकिंग कम्युनिटी भी पावरफुल जो गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वाले लोग हैं उनको थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म वी हैव सीन सम रिकॉग्निशन ऑफ टू प्रॉब्लम्स दैट हैव प्लेग्ड न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस व्हाइल डीलिंग विद डिसइंफॉर्मेशन हिस्टोरिकली। यानी कि जर्नलिज्म में कुछ रिकॉग्निशन तो देखने को मिला है, खासकर दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई है जो कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस डिसइंफॉर्मेशन की फील्ड में बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं। पहला क्या है, वन ऑफ देम इज द फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज पावर पीपल हु लाई एंड हु वेपनाइज द जर्नलिस्टिक कन्वेंशन of quoting powerful people verbatim in headlines even if what they say is untrue। कि भाई जर्नलिज्म में क्या होता है कि बड़े बड़े लोग जो कुछ बोलते हैं ना, उनके स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से सामने लाके लोगों को गुमराह करना। तो किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने कोई एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट आपने किसी गलत तरीके से जनता तक पहुंचाया। अभी गलत तरीके से जनता तक पहुंचाने में हो सकता है कि उस पॉलिटिशियन के अपोज में जो पॉलिटिकल पार्टी हो, उसने किसी एक न्यूज चैनल को पैसा देके गलत तरीके से स्टेटमेंट पूरे देश के सामने पहुंचा दिया हो, तो इस चीज को रोकने की कोशिश की गई है। तो जो बड़े बड़े लीडर्स कोई स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट किसी और प्रकार से दे रहे हैं, आप जनता के सामने वो स्टेटमेंट किसी और प्रकार से लेके आ रहे हो, तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का तरीका है, इसको थोड़ा रोकने की कोशिश की गई है। उसके बाद एक और जगह पे फैक्ट चेकिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है, in which we see some progress in the journalist making really important case by case decision when about when to cover disinformation narratives that are potentially harmful। बोला ये जा रहा है कि देखिए डिसइंफॉर्मेशन तो बहुत जगहों पे बहुत गलत तरीके से फैल रही है, लेकिन हम कितनी कोशिश कर रहे हैं उस डिसइंफॉर्मेशन को गलत तरीके से फैलने की रोक करने में। देखिए हर डिसइंफॉर्मेशन को चेक नहीं किया जा सकता, और खास बात यह है कि हर डिसइंफॉर्मेशन पोटेंशियली बहुत ज्यादा डेंजरस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो डिसइंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा डेंजरस है, जो डिसइंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा पब्लिक हार्म ला सकती है, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कर सकती है, उसको सही समय पर पॉइंट आउट करना, आइडेंटिफाई करना, यह काम है किसका, हमारी मीडिया का। यह बात बोली गई यहां पे। फिर भाई इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में दो प्रकार की फॉल्स न्यूज है। कौन कौन सी फॉल्स न्यूज है? एक ऐसी फॉल्स न्यूज है जो सीधे सीधे पॉलिटिशियन से आ रही है, और एक ऐसी है जो सीधे सीधे सोशल मीडिया से आ रही है। अब इसको आप पहले के इंफॉर्मेशन से भी रिलेट कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया ना कि क्या किया गया है इंफॉर्मेशन मीडिया चैनल्स के द्वारा डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए। पहला उन्होंने क्या किया कि किसी लीडर ने कुछ बोला, उसने जिस प्रकार से उस चीज को बोला उसी प्रकार से लोगों के सामने लेके आना, ना कि उसके मतलब को बदल के लोगों के सामने लेके आना। दूसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसइंफॉर्मेशन है, जो सबसे ज्यादा पब्लिक लॉस कर सकती है, उसको रोकना। यहां पे इंडिया की बात की जाए, इंडिया में दो प्रकार की फॉल्स न्यूज है जो सीधे सीधे पॉलिटिशियंस की तरफ से आती है। अब यहां पे थोड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये ऑथर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मान लीजिए मोदी साहब और हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह साहब, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है। अब इनकी तरफ से जो कोई स्टेटमेंट आता है उसको जल्दी फैक्ट चेक किया नहीं जाता है, किसी की औकात नहीं है फैक्ट चेक करने की। एक चैनल ने फैक्ट चेक करने की कोशिश भी की तो उसके 3 एंकर्स को निकाल दिया गया, उसके एडवर्टीजमेंट्स को हटा दिया गया। ठीक है भाई। तो भाई हमारे यहाँ पे जो लीडर्स की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं, खासकर जो स्ट्रांग लीडर्स हैं, उनको ज्यादा फैक्ट चेक नहीं किया जाता है। ओके, पहली बात तो यहाँ पे ये बोली जा रही है, और ज्यादा इन्होंने भी उल्टा सीधा नहीं बोला है। सोशल मीडिया की यहाँ पे बात की जा रही है कि मान लीजिए सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है, ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। कहीं ना कहीं आप देखो कि मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लीजिए। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब जो केबल टीवी आपके सामने आता है, वहां पे जो न्यूज चैनल आता है, आप उसको बोल सकते हो मेन स्ट्रीम मीडिया।
जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पे भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। वो किस हद तक अपने डिसइंफॉर्मेशन को टैकल करते हैं? नहीं करते हैं। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और फैक्ट चेकिंग बहुत कम हो रही है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जहां पे फैक्ट्स को बहुत कम चेक किया जाता है। ये बातें यहां पे कही जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका वो भी बताता हूं कि सरकार ने बोला कि आर्सेनिकम एल्ब्यूमिन, ये एक होम्योपैथिक ड्रग है, आर्सेनिकम एल्ब्यूम 30 होम्योपैथिक ड्रग है। बोला गया कि कोविड-19 को ये सॉल्व क्योर कर सकता है, जबकि इंफॉर्मेशन सही नहीं थी। और इस चीज को गवर्नमेंट ने क्लेम किया और बाद में बाबा रामदेव को ये बोला कि हाँ भाई आप कोरोनिल नाम की दवाई बना लो जिसमें आर्सेनिकम एल्बम 30 आता है और लोगों को दो तो लोगों का कोरोना ठीक हो जाएगा। अब इस तरीके की इंफॉर्मेशन गलत है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करना डेंजरस हो सकता है हमारे देश में पब्लिक हेल्थ के लिए, बट इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी प्रोपोगेट होती है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी सरकार जो इंफॉर्मेशन दे रही है उसको फैक्ट चेक नहीं किया जाता है। ये ऑथर का एग्जाम्पल है, मैं कोई एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब जैसे, ये कोई दूध के धुले नहीं है। ये भी डिसइंफॉर्मेशन को एम्पलीफाई करते हैं, फैलाते हैं और जानबूझ के फैलाते हैं। इनकी एल्गोरिदम जो होती है ना, वो डिसइंफॉर्मेशन वाली चीजों को और तेजी से फैलाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन वाली चीजें लोगों के पास पहुंचेंगी उतना ही ज्यादा इनके कंटेंट पे एंगेजमेंट होगा, उतना ही ज्यादा इनका पैसा बनेगा। और डिसइंफॉर्मेशन जब यूएस में इलेक्शंस हो रहे होते हैं, इंडिया में इलेक्शंस हो रहे होते हैं, तो और तेजी से फैल रही होती है। अभी कोरोना के समय पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी डिसइंफॉर्मेशन का बहुत प्रयोग किया। तो ये सब बातें बता करिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे फिर एंड में ऑथर सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है कि भाई साइंस का इस्तेमाल करिए। जब भी कोई इंफॉर्मेशन फैल रही है उसके साइंटिफिक फैक्ट्स को खंगालना सही है। ये देखना सही है कि क्या वो जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है क्या उसमें साइंस एप्लीकेबल है। जैसे आर्सेनिकम एल्ब्यूमिन 30 जिसके थ्रू कोरोनिल, जो कि बाबा रामदेव की कंपनी बना रही थी, वो कोविड-19 को सॉल्व कर सकती है नहीं। अगर इसको साइंटिफिक पैरामीटर्स पे खंगाला जाता तो पहले ही पता चल जाता कि ये चीज गलत है। तो ये डिसइंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं दोस्तों। जितनी आसान तरीके से चीजें मैं आपको समझा सकता था समझा दिया। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। गेटिंग रेडी फॉर वैक्सीनेशन, ट्रेनिंग मोर एंड मोर हेल्थ केयर वर्कर्स टू बिकम कोविड-19 एक्सपर्ट्स इज द वे फॉरवर्ड। इंडिया ने 2 वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है, हमको पता ही है। एक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली, एक भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन। ठीक है भाई, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इन वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना है आपको लोगों को, तो एडमिनिस्टर करेंगे डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। यही वो लोग हैं जो वैक्सीन को लोगों को दे सकते हैं। तो इन वैक्सीन को अगर देश के लोगों को देना है तो भाई इनको सिखाना पड़ेगा, इनको स्किल ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन नेशन, जिसकी 130-140 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो चुकी है, वहां पे आपको लोगों को अगर वैक्सीन देनी है तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो ट्रीट करना ही पड़ेगा, उनको तो ट्रेन करना ही पड़ेगा। और 4 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को ट्रेनिंग मिली हुई है। कोविड-19 के समय पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है इसकी ट्रेनिंग 4 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिली है। तो आप कह सकते हो कि जो 4 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई एक बहुत मैसिव नंबर है, छोटा मोटा नंबर नहीं है। इन लोगों को ये सिखाया गया है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करानी है, कैसे क्वारंटीन स्ट्रेटजीज, वेंटिलेटर मैनेजमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, साइकोलॉजिकल इशू। ऐसा नहीं है कि 4 लाख लोगों को ये सब चीजें सिखाई गई। इन 4 लाख लोगों में भी स्पेशलाइजेशन है। कुछ लोग क्वारंटीन में स्पेशलाइज करते हैं, कुछ लोग वेंटिलेटर मैनेजमेंट में, कुछ लोग पीपीई में, कुछ लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज में। बट ठीक है भाई, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग हुई है। यहां पे एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है और उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट इको। मैं पहले आपको बता देता हूं कि प्रोजेक्ट इको क्या है, फिर वापस आता हूं अपने आर्टिकल पे। प्रोजेक्ट इको का फुल फॉर्म है एक्सटेंशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटकम्स। ये एक इनोवेटिव टेलीमेंटरिंग प्रोग्राम है, यानी कि आपको टेलीफोन पे चीजें सिखाई जाएंगी। तो टेलीमेंटरिंग में आप क्या, वीडियो कॉलिंग भी आ जाती है। तो भाई एक वर्चुअल कम्युनिटी ऑफ लर्नर बनाया जाएगा जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो एक दूसरे के सामने बैठेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। तो एक बाई डायरेक्शनल वर्चुअल नॉलेज नेटवर्क होगा जहां पे एक्सपर्ट्स, सिखाने वाले और सीखने वाले आमने सामने बैठे होंगे और वो सिखा रहे होंगे। तो भाई इस प्रोजेक्ट इको के थ्रू ग्लोबल इनोवेशन किया जा रहा है। मतलब कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लो कॉस्ट सोल्यूशन है। ये हेल्थ वर्कर्स वीडियो प्लेटफॉर्म के सामने बैठ के, फोन पे बैठ के ग्लोबल एक्सपर्ट से कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करना है, कैसे चीजें करनी है, ये सीख सकते हैं। तो वही बात है, यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्ट इको, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस एंड डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट बाय ट्रेनिंग learn specialty care from subject matter experts and from each other's community informed knowledge। ये जो इको नाम का प्रोजेक्ट था,
ये एज अ स्ट्रेटेजी शुरू किया था हेपेटाइटिस सी को सॉल्व करने के लिए, लेकिन नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूली ट्रेन्ड एक्सपर्ट इन HIV, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एडिक्शन, मेंटल हेल्थ एंड अदर कंडीशंस। तो ये जो इको है ये हेपेटाइटिस सी को भी सॉल्व करता है, ये HIV, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एडिक्शन, मेंटल हेल्थ इनको भी सॉल्व करता है। तो नो डाउट ये इको प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इस इको प्लेटफॉर्म ने भी बहुत मेजर रोल प्ले किया है। हमारे यहाँ पे जो 4 लाख लोगों को कोविड-19 की ट्रेनिंग दी गई उसके लिए। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अगर वैक्सीन को मेजर स्केल पे इंडिया में एडमिनिस्टर करना है, जिस हिसाब का प्लान बनाया जा रहा है, उसके लिए 4 लाख का नंबर है ना, ये इनफ नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे रूरल एरियाज में भी वैक्सीनेशन पहुंचना है, हमारे अर्बन एरियाज में तो वैक्सीनेशन पहुंचना ही पहुंचना है, और कहीं ना कहीं हमारे जो स्टाफ है वो उसके लिए अभी भी इनफ है नहीं। इको हमें एबिलिटी देता है टू रीच हेल्थ केयर वर्कर्स इन रिमोट एरियाज एंड अफोर्ड देम ट्रेनिंग कंपेरेबल। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमको ये वैक्सीन अगर एडमिनिस्टर करनी है तो इस इको को प्रोएक्टिवली यूज करके जो गांव के इलाके में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके पास भी हमको ट्रेनिंग पहुंचानी है। समझ गया? फिर आगे बात क्या की जा रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वजह से ही कोविशील्ड बन पाया है। ये एस्ट्राजेनेका का टाई अप था सीरम इंडिया के साथ, ठीक है? तो उसके चलते ही कोविशील्ड बनी है। ओके, कोविशील्ड इज द इंडियन वर्जन ऑफ द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद से इंडिया विल बी द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द कोविड-19। कोविड-19 वैक्सीन इंडिया में सबसे ज्यादा बनने वाली हैं। लेकिन आपने वैक्सीन बना दिया वो एक अलग बात है। इस वैक्सीन को पूरी दुनिया में अवेलेबल करवाना, इस वैक्सीन के लिए एक सप्लाई चेन डेवलप करना, ना केवल इंडिया के लिए, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए, इस वैक्सीन को स्टोर करना और हैंडल करना। इन वैक्सीन के ऑर्डर इंडिया के पास आते जाएंगे, और वो ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर आएंगे तो उसके बाद इंडिया वैक्सीन बनाएगा या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बनाएगा। वैक्सीन पहले से बना के आपको स्टोर करनी है। जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे वैसे वैसे आप वैक्सीन की डिलीवरी करते जाओगे। उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इंडिया में आप वैक्सीन को अप्रूवल दोगे, इंडिया में बहुत से कल्चरल और रिलीजियस बैरियर्स हैं। सब लोग बोलोगे तुम तो हमारी नस्ल गंदी कर रहे हो, तुम तो हमारा खून गंदा कर रहे हो इस वैक्सीन को देख के। ये इंडिया में एक प्रॉब्लम है। तो इस वैक्सीन को जब आप लोगों को दोगे, जो लोग कल्चरल और रिलीजियस वजहों से इन वैक्सीन को नहीं लेना चाहते, आप उनको कैसे कन्विंस करोगे? फिर भाई अगर किसी को इस वैक्सीन के चलते साइड इफेक्ट्स आ रहा है तो आप उसको कैसे काउंसलिंग करके कन्विंस करोगे कि नहीं भाई इस वैक्सीन का फायदा है, आप इस वैक्सीन से डरिए मत। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लोगों को देना, वैक्सीन को लोगों को एडमिनिस्टर करना, इसी के लिए अपने आप में बहुत सारे स्किल्स की जरूरत है। लोगों को इस बात पे कन्विंस कर पाना कि भाई हम आपको जो वैक्सीन दे रहे हैं वो सेफ है, वो आपकी हेल्थ को बचाएगी, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उससे बड़ी बात यह है कि कोरोना का जो क्योर है ना वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है। अभी भी बहुत सारी रिसर्च जारी है कोरोना के क्योर को लेके। अगर आप बात करो तो अगस्त 2020 के हिसाब से देखा जाए तो 2000 पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन है कोविड-19 के। 100 पब्लिकेशंस कोविड-19 के रोज बाहर निकल के आ रहे हैं। कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सी रिसर्च, बहुत सी नॉलेज पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये नॉलेज आगे की वैक्सीन प्रोसेस को अफेक्ट करेगी, आगे के कोविड-19 के मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगी। और यहाँ पे जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ना, जरूरी है कि वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं। कोविड-19 के ऊपर जितनी ज्यादा रिसर्च होगी उतना ज्यादा कोविड-19 के बारे में पता चलेगा। तो ना केवल वैक्सीन देने में, अपना ध्यान रखने में, व इस बीमारी को ना फैलाने के लिए जो मेजर्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने में, ये जो पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस हैं, इसकी जो एसेंस इंफॉर्मेशन है वो रेगुलरली इन हेल्थ केयर वर्कर्स के पास पहुंचनी चाहिए। अब दो तरीके से या तो पहुंच सकती है, या तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स खुद उस इंफॉर्मेशन को देखें। ऑलरेडी ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ये ओवरबर्डन्ड है, इनके पास समय थोड़ा कम है। तो यहां पे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोरोना से रिलेटेड जो भी नई इंफॉर्मेशन मार्केट में निकल के आ रही है वो इको मॉडल के चलते इन हेल्थ केयर वर्कर्स तक पहुंचाई जाए। समझ गए भाई? तो कहीं ना कहीं अगर इन हेल्थ केयर वर्कर्स के पास सही नॉलेज होगी, सही वर्कफोर्स होगा, सही ट्रेनिंग होगी, तो भाई ये हमारा भी ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएंगे। इस आर्टिकल को लिखा है कुमुद मोहन राय जी ने, ये चेयरमैन है इको इंडिया के, और इनपुट्स दिए डॉक्टर प्रभात चंद्र जी ने, ये प्रोफेसर है ऑफ साइकेट्री एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस इन बेंगलुरु। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा आर्टिकल नहीं, तो बहुत अच्छा आर्टिकल था। नेक्स्ट बात करते हैं रैलिंग एट द सीट ऑफ पावर, सम प्रोटेस्ट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, अदर्स वीकेंड इट। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कुछ डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट, डेमोक्रेसी कुछ प्रोटेस्ट कह लीजिए, डेमोक्रेसी की प्रोटेस्ट नहीं, कुछ प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करते हैं और कुछ इसको कमजोर कर देते हैं। इसके क्या एग्जांपल बताए जा रहे हैं?
बोट क्लब नाम की जगह है एक राजपथ में। यहां पे ऑथर क्या बोल रहा है कि जब ऑथर बच्चा था तब उसको ऐसा लगता था कि राजपथ पे जो बोट क्लब नाम की जगह है, जो कि पार्लियामेंट नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से कुछ 100 मीटर्स दूर है, राष्ट्रपति भवन से बिल्कुल पास है, वहां पे कोई भी प्रोटेस्टर जाके प्रोटेस्ट कर सकता है। वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलोंग करे, किसी भी पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को बिलोंग करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो प्रोटेस्टर वहां पे जा सकता है और वहां पे जाके अपने व्यू पॉइंट्स को बता के सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो भाई पहले प्रोटेस्ट मार्चेस जब हुआ करती थी तो वो बोट क्लब से शुरू होती थी, वो चल के जाती थी गोल मेथी चौक के पास। गोल मेथी चौक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गोल मेथी चौक के बगल में 7 रेस कोर्स रोड है, जहां पे आपका प्रधानमंत्री जी का बंगला है। तो भाई यहां पे हिस्ट्री में हमेशा से प्रोटेस्ट हुए और कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियंस ने इन प्रोटेस्ट को होने से रोका नहीं है। तो जब ये ऑथर टीनेजर था, इसने देखा था कि भाई टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स लेड बाय भारतीय किसान यूनियन, इन्होंने इंडिया गेट से लेके विजय चौक के लान पे कब्जा कर लिया। एक हफ्ते तक 1988 में बैठ के ये लोग, आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट करते रहे। कुछ प्रोटेस्ट मल्टी एंटी रिजर्वेशन एजिटेशन, 1990 में जब मंडल लॉ आया था, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, उस समय पे भी एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि इसी इलाके में हुआ था। फिर 2011 में अन्ना हजारे जी ने जो एंटी करप्शन मूवमेंट लीड किया, उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ। फिर एक यंग लड़की निर्भया का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसके चलते लुटियंस वाला जो इलाका था दिल्ली में, उसको सराउंड कर लिया, पार्लियामेंट को लोगों ने सराउंड कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेसेस हैं, यहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं। अब एक चीज देखने को मिल रहा है, 2012 के बाद ये टेंडेंसी निकल के आ रही है कि ये जो इलाके हैं पार्लियामेंट नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और प्रेसिडेंट रेजिडेंस के आसपास के, यहां पे प्रोटेस्ट अलाउ नहीं किए जाते। ठीक है ना, प्रोटेस्ट को यहां पे रोक ही दिया गया। पार्लियामेंट स्ट्रीट, पुलिस स्टेशन, ये जो छोटी मोटी रोडें हैं इनके आसपास, यहां पे प्रोटेस्ट बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट तो यहां होने ही नहीं दिया गया। और फॉर्म लॉस के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है ना, फॉर्म लॉस वाला जो प्रोटेस्ट है, उनको तो दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। हरियाणा और पंजाब से फार्मर्स चले और वो दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट करना चाहते थे। पार्लियामेंट के आसपास नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और प्रेसिडेंट वाला जो घर है, उसके आसपास तो पहुंचना दूर, उनको दिल्ली में ही एंट्री नहीं मिली। तो यहां पे एक्चुअली में सरकार पे इनडायरेक्टली टारगेट करके ऑथर बोल रहा है कि पहले के जमाने में प्रोटेस्ट इन सेंसिटिव इलाकों में हुआ करते थे, उनको आजादी होती थी लोगों को कि वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब उनसे वो आजादी भी छीन ली गई है, अब वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। अब बात की जा रही है कहां पे, थोड़ा इंटरनेशनल रेफरेंसेस को लिया जा रहा। अरब स्प्रिंग के दौरान, अरब स्प्रिंग क्या है आपको पता है, मिडिल ईस्ट में एकदम से शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट मिडिल ईस्ट में बहुत सारे, आप कह सकते हो, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो सीरिया में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, सीरिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे बशर अल असद के अगेंस्ट, लीबिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे मोमार गद्दाफी के अगेंस्ट। तो भाई यहां पे जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो पुलिस दो तरीके से एक्ट कर रही थी। प्रोटेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटेस्ट होते हैं जो रूलिंग रिजाइम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, एक प्रोटेस्टर्स होते हैं जो कि रूलिंग रिजाइम की फेवर में प्रोटेस्ट होते हैं। तो अरब स्प्रिंग वाले प्रोटेस्ट में यह देखने को मिला कि जो रूलिंग रिजाइम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको तो बहुत मारा पीटा गया, लेकिन जो प्रो रिजाइम प्रोटेस्टर्स थे उनको कोई नहीं रोक रहा था। वो हवा में गोलियां चला रहे थे, वो सिविलियंस को डरा रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है भाई, तो यहां पे प्रोटेस्ट में भी दो टाइप देखने को मिल गए हैं, एक जो सही के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, एक जो गलत के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। सही के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है वो कौन सा प्रोटेस्ट है, जो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करता है। गलत के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो कौन सा प्रोटेस्ट है, जो डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। ओके, तो भाई यहां पे अरब स्प्रिंग में देखने को मिला कि वो रिजीम, जो डिक्टेटर रिजीम्स थी, उनके फेवर में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वो उस चीज को सपोर्ट कर रही थी, उनके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो उस चीज को अपोज कर रही थी। समझ गए। अब कुछ गलत प्रोटेस्ट भी होते हैं, जैसे कि इजिप्ट में जो सेकंड राउंड ऑफ तहरीर स्क्वायर प्रोटेस्ट हुए 2013 में, उसने डेमोक्रेसी को ही हटा दिया और फिर से एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट अंडर अब्दुल फतेह अल सीसी को पावर में ले आ दिया। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो प्रोटेस्ट था ये तो एंटी डेमोक्रेसी हो गया, आपने डेमोक्रेसी को हटा के फिर से आप डिक्टेटरशिप ले आए। तो कुल मिला के यहां पे बात यह है कि पावर में बैठे हुए लोगों के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट होता है, जरूरी नहीं है कि वो गलत हो सकता है कि वो गलत हो। अगर आप पावर में बैठे हुए लोगों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स को वो लोग सुने, आपके जेन्युइन कंसर्न्स को वो लोग सुने, और अगर वो आपकी जेन्युइन कंसर्न्स को नहीं सुन रहे हैं और आप उनसे डिमांड कर रहे हो कि आप रिजाइन करिए या इस लॉ को अलग करिए, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी को स्ट्रांग कर रहे हो। दूसरी बात, इंडिया में जो बोट क्लब का इलाका है, पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, अगर आप यहां पे प्रोटेस्ट करते हो तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ पब्लिक प्रॉपर्टी।
ये कोई पार्लियामेंट के लोगों की या नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश के लोगों की प्रॉपर्टी है। तो देश के लोगों को पूरा अधिकार है यहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करने का। तो अगर वहां पे जाके उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है तो ये डेमोक्रेसी का हनन है, ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे ऑथर। ये अलग बात है कि अगर प्रोटेस्ट को आप गलत तरीके से कर रहे हो, अगर प्रोटेस्ट को आप इस हिसाब से कर रहे हो कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जबरदस्ती पलटना चाहते हो तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली कैपिटल हिल जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट है, वहां पे मॉब घुस आए और वो मॉब्स प्रो ट्रंप थे और प्रो ट्रंप होके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रोसेस को तोड़ने की कोशिश की। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हनन करने की कोशिश की। दिस इज अथॉरिटेरियन और ये डेमोक्रेसीज में नहीं चल पाएगा। तो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अगर आप रिस्पॉन्सिबल करना चाहते हो, अगर आप उनसे ऑथर आंसर पूछना चाहते हो तो चीजें ठीक है, लेकिन आप गलत तरीके से सरकार को पलट देना चाहते हो, एक कूप करना चाहते हो, तो ये गलत है। बस यही बात ऑथर यहां पे बता रहा है। ऑथर ने बहुत ही प्यारे तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से सरकार को यहां पे क्रिटिसाइज कर रखा है और ऑथर ने कुछ नहीं किया यहां पे। फिर बात करते हैं फ्लू इन फुल फ्लाइट। द एवियन फ्लू मस्ट बी स्टॉप बिफोर सस्टेन्ड ट्रांसमिशन अमंग ह्यूमंस। क्या बताया जा रहा है भाई, 3 महीने पहले भी एक छोटा सा आउटब्रेक आया था एवियन इन्फ्लुएंजा का इंडिया में। इंडिया ने उसको कंट्रोल कर लिया और इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक से फ्री हो चुका है इंडिया। लेकिन ये हाईली पैथोजेनिक जो एवियन इन्फ्लुएंजा सब टाइप्स हैं, H5N1 और H5N8, ये बहुत सी जगहों पे मिला है देखने को। ओवर अ डजन, 12 से ज्यादा एपिसेंटर्स में देखने को मिला 4 स्टेट्स में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला वाली न्यूज मैंने आपके साथ कवर भी की थी। तो भाई थाउजेंड्स ऑफ पोल्ट्री डेथ्स मरी हैं हरियाणा में, झारखंड में, गुजरात में भी। झारखंड गुजरात में एक अलार्म साउंड किया है। ये अलार्म किस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए साउंड हुआ है, किस एपिसेंटर के लिए साउंड हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे आएगी। और अगर आप बात करो तो अलार्म जो वायरस है वो या तो H5N1 है या H5N8 है, लेकिन ये अलग अलग स्पेशीज को टारगेट कर रहा है। जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्रोज मर रहे हैं इस वायरस की वजह से, हिमाचल प्रदेश में माइग्रेटरी बर्ड्स मर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में जो माइग्रेटरी बर्ड्स मरी थी 2000 से ज्यादा, उस न्यूज को मैंने कवर भी किया था। और केरला में जो डक पोल्ट्री को मारा गया था, चिकन्स को मारा गया था, इस चीज को मैंने कवर किया था। तो हिमाचल प्रदेश और केरला वाली न्यूज मैंने पहले कवर करके रखी है। तो भाई पोंग डैम में 2000 माइग्रेटरी बर्ड्स जो मरी थी H5N1 की वजह से, इसको मैंने कवर किया। H5N8 की वजह से केरला में हजारों की तादाद में पोल्ट्री मरी है। राजस्थान मध्य प्रदेश में इतने क्रोज मरे हैं। तो भाई इसके चलते 69,000 बर्ड्स को, 69,000 डक्स और चिकन्स को उड़ा दिया गया अल्पूजा और कोटायम में। ठीक है भाई, दूसरे स्टेट्स को बोला गया कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, कहीं पे भी अगर आपको बर्ड्स में अनयूजुअल डेथ्स या डिजीज आउटब्रेक साइंस देखने को मिलते हैं तो वहां पे बर्ड्स को उड़ा दो। मजबूरी है इन बर्ड्स को मारना, कोई किसी को मजा नहीं आ रहा है इन बर्ड्स को मारने में। मारना इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि अगर आप इनको नहीं मारोगे तो मोस्ट प्रोबेबली या तो कोई इसको खा लेगा या फिर ये बर्ड टू बर्ड ट्रांसमिशन होने लगेगा। और प्रॉब्लम तब ज्यादा हो जाती है जब बात होती है माइग्रेटरी बर्ड्स की। कोई माइग्रेटरी बर्ड साइबेरिया से उड़ते हुए आई, उसने इंडिया में स्टॉप लिया। अभी इंडिया से स्टॉप लेके वो उड़ते हुए अफ्रीका चली जाएगी, दूसरे कंट्रीज में चली जाएगी, वहां पे जाके ये वायरस को पहुंचा देगी। तो कहीं ना कहीं उन माइग्रेटरी बर्ड्स को अगर इंडिया में टैकल कर लिया जाए तो ये जो वायरस है इसका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं होगा। फिर भाई ये वायरस लोकल मूवमेंट ऑफ रेजिडेंशियल बर्ड्स एंड पोल्ट्री से भी फैलता है। तो चिकन खाते हैं लोग, तो एक जगह से दूसरी जगह गया, लोगों ने खाया। अब देखिए बात यह है कि मेन और मटेरियल का मूवमेंट फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स ये भी एक कॉज है फर्दर स्प्रेड का, लेकिन कहीं ना कहीं मेन टू मेन ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हुआ उस वायरस का, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। हालांकि सरकार ने नियम कानून लागू किए हैं कि पोल्ट्री फार्म को बायो सिक्योरिटी करिए, डिसइंफेक्शन करिए, जो डेड बर्ड्स इनको मार दिया गया है उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करिए, जिन पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर जाने के चांसेस हैं इस वायरस के उनको खत्म कर दीजिए। ये सब चीजें करी जा रही हैं, बट कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन तो हो ही रहा है, बर्ड टू बर्ड ट्रांसमिशन हो रहा है और बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं भी आपको बताता हूं। एक यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट आई है जिसने बोला है कि 561 एवियन इन्फ्लुएंजा डिटेक्शंस देखे गए हैं अगस्त से दिसंबर में 15 यूरोपियन कंट्रीज में, यूके में भी। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये एवियन इन्फ्लुएंजा एशिया में ही फैल रहा है, वो यूरोप तक भी पहुंच चुका है। ओके, और ये ज्यादातर वाइल्ड बर्ड्स में फैल रहा है, कुछ कैप्टिव बर्ड्स में भी फैल रहा है। यूरोप में भी यही 2 टाइप्स देखने को मिले, H5N1 और H5N8। तो ये जो स्प्रेड है ये एशिया से वेस्ट सेंट्रल यूरोप तक पहुंच चुका है। एशिया में खासकर ये वाइल्ड बर्ड्स में, और ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है स्पेशीज बैरियर्स में नहीं है।
एक प्रकार की बर्ड से ये दूसरे प्रकार की बर्ड में जा सकता है। ये बर्ड टू ह्यूमन में भी जा सकता है, बट ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के चांसेस कम हैं और ह्यूमन टू ह्यूमन इस वायरस के इन्फेक्ट करने के चांसेस और कम है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये म्यूटेट करते हैं। तो अगर एक बर्ड मतलब वन स्पेशीज ऑफ बर्ड से दूसरे स्पेशीज, तो मान लीजिए डक से ये चीज क्रो में गई या चिकन से ये चीज क्रो में गई, ओके, तो ये एक स्पेशीज से दूसरे स्पेशीज में गई। और मान लीजिए एक चिकन को जो कि इन्फेक्टेड थी, एक ह्यूमन ने खाया, तो वो चिकन से ह्यूमन में आई। अभी चिकन में जो स्ट्रेन था वो स्ट्रेन ह्यूमन में इफेक्टिव होगा वो नहीं पता है, लेकिन अगर ह्यूमन की कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी जब इस स्ट्रेन से लड़ेगी तो कोई एक नए प्रकार का स्ट्रेन पैदा हो सकता है और वो नए प्रकार का स्ट्रेन दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है वायरसेस के साथ कि ये वायरस म्यूटेट करते हैं। आप देखिए कोरोना के पैंडेमिक में आज की डेट में एक बड़ा इशू निकल के आ रहा है जो कि है जेनोम सीक्वेंसिंग म्यूटेशन। कितने प्रकार के कोरोना के म्यूटेशन देखने को मिले हैं। ओके, तो अब केवल कोरोना का टेस्ट लेके ये जान लेना कि भाई आप कोरोना पॉजिटिव हो निगेटिव हो ये इनफ नहीं है, आपको जेनोम सीक्वेंसिंग भी करनी है। आपको ये देखना है कि आपको कौन सा म्यूटेटेड फॉर्म अफेक्ट कर रहा है। और वही एवियन इन्फ्लुएंजा में ये भी वायरस है, ये भी म्यूटेट करता है। समझ गया बात को? तो जेनोम सीक्वेंसिंग करके ये ट्रैक करना कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इसका कौन सा म्यूटेटेड फॉर्म कहां पे फैल रहा है, इसका एवोल्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, इस चीज को चेक करना बहुत जरूरी है इसको रोकने के लिए। ये बात यहां पे बोली जा रही ताकि जो चीज बर्ड्स, चिकन्स, डग्स, क्रोस तक लिमिटेड है वो ह्यूमंस में किसी और म्यूटेटेड फॉर्म में ना पहुंच पाए, ताकि कहीं कोई दूसरा कोरोना ना पैदा हो जाए। ये बात बताई जा रही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जितना आसान तरीके से मेरा बस है उतना आसान तरीके से मैं चीजें आपके सामने समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इससे मेरा एंगेजमेंट बढ़ता है और यूट्यूब मेरी वीडियोस को प्रमोट करता है। गुड बाय।